हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्री गुरु एकेडमी। आई एम मनु वर्मा। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सीडीपी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रखना है क्वेश्चन हार्ड लेवल, ठीक है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर, देखते हैं पहला क्वेश्चन आपको कौन सा मिलता है। जी हाँ, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि एक बच्चे का घर का कीमती कांच तोड़कर यह जानना कि कांच टूट सकता है, भले ही उसके पिता ने उसे पहले यह बताया था। यह क्या है दोस्तों? एक बच्चा है छोटा सा, वो क्या करता है, उसका घर जो है कांच का बना हुआ है, लेकिन वो कांच को क्या करता है, तोड़कर देखता है। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहता है कि कांच क्या टूटता है। हालांकि उसके पिताजी ने उसको बताया होगा, लेकिन फिर भी वो ट्राई करके देखता है। तो ये एक क्या है? बच्चा शरारती है। बच्चे को कांच का सामान पसंद नहीं है क्या, इसलिए तोड़ रहा है। नेक्स्ट है, यह क्रिया एवं प्रयोग बच्चे को वैज्ञानिक बनाता है। और नेक्स्ट है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर अगर दोस्तों बात करते हैं, बच्चा शरारती है क्या, शरारती होने के लिए ही वो सिर्फ ये काम करता है, तो ये आपका गलत पॉइंट है, ठीक है। बच्चे को कांच का सामान पसंद नहीं है। अगर पसंद नहीं होता तो वो बापू से भी, यानी कि पापा जी से भी बोल सकता था कि पिताजी यहाँ पे आप इसको लेकर मत आइए, मुझे ये पसंद नहीं है। मतलब कह देता है ना बच्चा। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये भी गलत है। यह क्रिया एवं प्रयोग बच्चे को वैज्ञानिक बनाता है, बच्चे को वैज्ञानिक बनाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको प्रश्नों का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। प्रश्न आपको उसी तरीके से आपको मिलेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा होता है कि निम्न में से कौन सी परिस्थिति अभिप्रेरित कक्षा को दर्शाती है। यहां पे आपको बताना है कि कौन सी परिस्थिति अभिप्रेरित कक्षा को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए है, वह कक्षा जिसमें विद्यार्थी दंड दंड के डर से सीखते हैं, कि उन्हें उनकी पिटाई लगेगी, अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनकी मार पड़ेगी, क्या इस वजह से काम करता है। ऑप्शन नंबर बी है, वह कक्षा जहां खुद से विद्यार्थी अधिगम के लिए जिज्ञासु हो। ऑप्शन नंबर सी, वह कक्षा जहां शिक्षिका के द्वारा पढ़ाई गई विषय वस्तु का बिना किसी फेरबदल के अनुकरण हो। ऑप्शन नंबर डी है कि वह कक्षा जहां विद्यार्थी एक कोने में बैठकर मौन पठन करते हैं। तो आई होप, मुझे लगता है आप ये डी वाला ऑप्शन तो तुरंत ही काट दोगे, ठीक है, क्योंकि ये आपका एकदम से नेगेटिव पॉइंट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि वह कक्षा जिसमें विद्यार्थी दंड के डर से सीखते हैं। क्या विद्यार्थी इसीलिए सीखता है कि उसको दंड मिलेगा, इसलिए मैं काम कर लूं, इसीलिए सीखता है? तो ये गलत है, नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों। और नेगेटिव पॉइंट आपको पेडागोजी में एक भी नहीं लगाना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, वह कक्षा जहां खुद से विद्यार्थी अधिगम के लिए जिज्ञासु हो। विद्यार्थी में जिज्ञासा हो कि मुझे ये काम सीखना है, तो जब विद्यार्थी में जिज्ञासा होगी तो वो उस कार्य के लिए, यानी कि अधिगम के लिए बहुत सरल तरीके से और बहुत कम समय में कर पाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा दोस्तों। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी हाँ, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहां पर देखते हैं कि तुम लड़के होकर लड़कियों की तरह क्यों शर्माते हो यार। आपने देखा होगा कुछ लोग कह देते हैं कि यार तुम तो लड़के हो यार, फिर भी शर्मा रहे हो। तो ये सब क्या है? क्या ये लिंग समानता है, लिंग विविधता है, लिंग पहचान है, या फिर लिंग पूर्वाग्रह है? तो आई होप आप इस प्रश्न को कर पाएंगे, लेकिन ये आप प्रश्न गलत भी कर सकते हैं। अब गलत आप कैसे कर सकते हैं, देखेंगे इस प्रश्न के लिए आप कैसे गलत करेंगे। तो यहां पर बात करते हैं, अगर समानता होती तो यहां पर लड़का और लड़की ये बात ही नहीं कही जाती अगर समानता होगी तो, ठीक है। तो ये समानता तो नहीं है। लिंग विविधता, लिंग पहचान और लिंग पूर्वाग्रह, इन सब में आप ध्यान रखें, लिंग पहचान, इसमें पहचान नहीं की जा रही है, ठीक है। लिंग विविधता, क्या अलग अलग लिंगों के बारे में बात की जा रही? तो ऐसा नहीं है, ये है आपका लिंग पूर्वाग्रह। लिंग पूर्वाग्रह क्या है दोस्तों? तो लिंग पूर्वाग्रह होता है रूढ़वादी तरीके से लड़के और लड़कियों में अंतर करना, ये आपका लिंग पूर्वाग्रह कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसको ध्यान रखना है, इस प्रश्न के लिए बहुत बार ये प्रश्न आता है। जी हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और बताएंगे इस प्रश्न के लिए कि समाजीकरण में परिवार की भूमिका है। समाजीकरण में परिवार की भूमिका किस प्रकार की है? क्या वह सक्रिय है, महत्वपूर्ण है, समाजीकरण का पहला कारक है, या फिर उपरोक्त सभी? जी हाँ, बताएं।
तो आई होप, मुझे लगता है ये प्रश्न तो किसी का भी गलत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि समाजीकरण में परिवार की अगर भूमिका की बात की जाए तो बिल्कुल सक्रिय है दोस्तों, एकदम से सही है और महत्वपूर्ण तो है ही। और दूसरी चीज़, समाजीकरण का पहला कारक भी आपका परिवार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर एक प्रश्न आप ये देख लेंगे कि अगर क्वेश्चन आता है कि समाजीकरण का पहला कारक कौन सा है, तब भी आप परिवार को ही लगाएंगे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, या फिर उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। प्रश्न तो बहुत सिंपल है। जी हाँ, प्रश्न बहुत सिंपल है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है इस प्रश्न के लिए क्या हो सकता है। जी हाँ, बताएं। तो यहाँ पर अगर बात करें, कुछ नहीं करेंगे, नेगेटिव पॉइंट है, इसको काट देंगे। उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे। अरे भाई एक बात बताइए, अगर क्या बच्चा जो है आपके लिए हर रोज गिफ्ट लेकर आता है? ऐसा नहीं है, वो आपके लिए स्पेशली तौर पर आपका शिक्षक दिवस है इसलिए आपको गिफ्ट लेकर आया है, उसकी मन की भावना थी, वो मन से प्रसन्न था इसीलिए लेके आया है। तो बर्बादी ये वाला गलत हो जाएगा, एकदम से गलत हो जाएगा दोस्तों, ये भी आपको पता है। अब यहाँ पर ऑप्शन 2 बचते हैं, उन्हें धन्यवाद देंगे और उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। ये बड़ा कन्फ्यूजन भरा प्रश्न हो सकता है, यहाँ पर आपके लिए कुछ भाई बहन गलत भी कर चुके हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर ध्यान रखिए दोस्तों, उन्हें धन्यवाद देंगे कि बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें विश किया, ठीक है। उन्हें शुभकामनाएं नहीं देंगे, क्योंकि शिक्षक दिवस शिक्षक मनाता है, समझ रहे हैं ना, शिक्षक के लिए होता है ना कि विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थी क्या करेगा? विश करेगा शिक्षक के लिए, ठीक है ना। समझ लेंगे इस प्रश्न के लिए, समझ लेंगे इस प्रश्न के लिए, और नहीं पता तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। जी हाँ, अब बात करते हैं कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय किसके? यहाँ कौन सा नहीं है दोस्तों? सिवाय का मतलब होता है कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, या फिर विद्यार्थियों की क्षमताएं। बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सीखने के लिए आकलन, अगर सीखने के लिए आकलन करते हैं तो हमें विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। विद्यार्थियों के लिए कौन सी अधिगम शैलियाँ यूज करनी है ये भी ध्यान रखना पड़ता है, और विद्यार्थियों की क्षमताएं क्या हैं, कितनी क्षमता है, कैपेसिटी क्या है, उसी तरीके से उसको समझाना है। लेकिन विद्यार्थियों की त्रुटियां, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा दोस्तों, यानी कि यही वाला आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा है? सिवाय। सिवाय का मतलब जो नहीं है वो आपको बताना है। ये सिवाय जब कभी कभी आ जाता है ना तो प्रश्न को गलत करा देता है दोस्तों, तो ध्यान रखना है इस प्रश्न के लिए। जी हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और दोस्तों क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। जी हाँ, बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर कि बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों ये प्रश्न एक बार नहीं कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान रखिए इस प्रश्न के लिए। तो बात करते हैं, क्या यह विकास के क्रम की एकरूपता का सिद्धांत है? क्या यह पद संबंध का सिद्धांत है? क्या यह विकास की दिशा का सिद्धांत है, या फिर एकीकरण का सिद्धांत है? तो बताएंगे दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, बताएं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो आप इस प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है, यानी कि पहले सिर को सीधा करना सीखता है, हिले डोले नहीं, ज़्यादा इधर उधर नहीं हो, तो उसको कंसंट्रेट करना सीखता है, अपने सिर को एकदम सीधा, ठीक है। फिर उसकी जो भुजाएं हैं, हाथ हैं, भुजाएं, तो भुजाओं पे नियंत्रण करना सीखता है, और उसके बाद में ही अपने पैरों पे नियंत्रण करना सीखता है। यह है आपका एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों ध्यान रखें, विकास की क्रम का एकरूपता का सिद्धांत नहीं है, गलत मत करिए दोस्तों, ठीक है ना, गलत मत करिए। विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत नहीं है, ये आपका एकीकरण का सिद्धांत है। कई बार ये प्रश्न आया है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के लिए। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की,
और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और यहाँ पर बताएंगे इस प्रश्न के लिए, क्योंकि ये प्रश्न है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जी हाँ, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों पे। अगर हम बच्चे को कंटिन्यू क्या करें, लगातार, इस लगातार का मतलब आप समझ गए। तो यानी कि अगर हम बच्चे को कंटिन्यू पुरस्कार या गिफ्ट और दंड देंगे तो बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाएगी। हो सकता है दोस्तों, बिल्कुल सही है, लेकिन हो सकता है इससे भी मोस्ट सुटेबल आंसर मिल सकता है। तो पहले सभी ऑप्शंस के लिए देखेंगे। बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, क्या ये सही है? अगर पुरस्कार और दंड देंगे तो उससे क्या बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है? बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, लेकिन हमें मोस्ट सुटेबल ढूंढना है। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, कैसे बढ़ जाएगी दोस्तों? वो लालची हो जाएगा कि उसे पुरस्कार मिलेगा। अगर हर रोज आप पुरस्कार देंगे वो लालची हो जाएगा। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बिल्कुल गलत है दोस्तों, बिल्कुल गलत है। तो यहां पर जो मोस्ट सुटेबल आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। दोस्तों ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, जो लोग यहां पर वीडियो को छोड़कर जा रहे हैं ना, वो पढ़ने वालों में से नहीं होते। वो सिर्फ क्या करते हैं, उन्होंने देखा बस हटा दिया, देखा हटा दिया, देखा हटा दिया। देखिए, सीखने के लिए क्या करना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है, ध्यान से सुनना पड़ता है अगर सीखना है तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहें बस आइए निकलिए, आइए निकलिए, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर मेहनत से पढ़ेंगे तो मैं भी आपके लिए बहुत सारी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। आप मेहनत करेंगे तो मुझे भी मेहनत करते हुए अच्छा लगता है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो मैं भी मेहनत क्यों करूंगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात के लिए। जी हाँ, तो वीडियो को कंटिन्यू देखिए दोस्तों, वीडियो से इसके मत कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि एक बालक की केंद्र से चारों ओर विकास की दिशा क्या कहलाती है? सेफेलोकॉडल, समीप से दूर, कोडोसेफेलिक, या फिर आपका दूर से समीप। ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। और बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर कि एक बालक की केंद्र से चारों ओर विकास की दिशा क्या कहलाती है। जी हाँ, तो नहीं पता अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम आपका सीटेट में ही नहीं, आपका कई एग्जाम में आ चुका है। जी हाँ, जितने भी आपके ये शिक्षक भर्ती एग्जाम्स होते हैं तो किसी ना किसी कई एग्जाम में ये आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ध्यान रखें, कोडोसेफेलिक बोलते हैं। क्या कहलाती है? कोडोसेफेलिक कहलाती है। एक बालक की केंद्र से चारों ओर विकास की जो दिशा है वो कोडोसेफेलिक कहलाती है। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, और क्वेश्चन कैसे है एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छे लगे तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। जी हाँ, शेयर जरूर करते हैं। अब बात करते हैं, एक मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है? अतिरिक्त सहायता की, विशेष सहायता की, कुछ सहायता की, या फिर किसी भी सहायता की जरूरत नहीं होती? भाई सहायता तो चाहिए, सहायता तो चाहिए। ऐसा नहीं है कि सहायता नहीं चाहिए, तो ये वाला तो आपका गलत हो जाएगा। कुछ सहायता, कुछ नहीं, कुछ नहीं दोस्तों, उसे अतिरिक्त सहायता देनी है। जो सहायता आप अन्य बच्चों को दे रहे हैं उससे भी थोड़ा अलग हटके अतिरिक्त समय देना है, अतिरिक्त सहायता देनी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बी नहीं होगा दोस्तों, बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। ध्यान रखें इस प्रश्न के लिए। ये प्रश्न आप गलत कर देते हैं, सिंपल प्रश्न और आप गलत कर देते हैं, तो ध्यान रखिए इस प्रश्न को गलत नहीं करना है। जी हाँ, अब बात करेंगे इस प्रश्न की कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए, अध्ययन यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, मुझे लगता है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए, अध्ययन करने हेतु होगा। जी हाँ, ये काट दीजिए। जी हाँ, ये वाला आप काट देंगे थोड़ा सा, अध्ययन करने के लिए। जी हाँ, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? जी हाँ, बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर है कि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे कि टॉफी, उनमें चिंता और डर पैदा कर, या फिर प्रतियोगात्मक परीक्षण से। जी हाँ, बताएं।
अगर हमें आंतरिक रूप से बच्चे को प्रेरित करना है तो क्या करना चाहिए? जी हाँ, एक शिक्षिका के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करते हैं, प्रत्योगात्मक परीक्षण से आप आंतरिक रूप से उत्प्रेरित नहीं कर सकते। और डर, ये तो बिल्कुल निगेटिव पॉइंट है। मैंने बताया कि टॉफी, गिफ्ट, पुरस्कार और आपको दंड दोनों नहीं देना है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर और सभी लोगों का सही भी है। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपका होगा बहुत इंपॉर्टेंट। जी हाँ, बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर कि अपनी कक्षा की वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। जी हाँ, वैयक्तिक विभिन्नताएं तो आप लोग समझते ही हैं कि हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, हर बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, यही आपकी वैयक्तिक विभिन्नता कहलाती है। आप लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे जुड़वा होते हैं, रंग रूप आकार हर चीज़ में एक जैसे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो उनमें विभिन्नता होती है। बिल्कुल एक जैसे होंगे फिर भी कहीं ना कहीं विभिन्नता होती है। ऐसा क्यों? तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण। तो अगर इससे निपटना है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। तो मुझे लगता है ऑप्शन नंबर डी तो आप तुरंत ही काट देंगे, क्योंकि अगर हम बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर देंगे तो बच्चे में कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जो बच्चे कमज़ोर होंगे, जिन बच्चों के मार्क्स कम आए होंगे, अंक कम आए होंगे, उनमें कहीं ना कहीं हीन भावना पैदा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो जाएगा। शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, क्या ये सही हो सकता है? हो सकता है दोस्तों, लेकिन मोस्ट सुटेबल आंसर देखेंगे, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम तुरंत काट देंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, एकदम से सही है। और मोस्ट सुटेबल जो आंसर है वो भी आपका यही है, क्योंकि बच्चों से जब हम बातचीत करेंगे और उनके दृष्टिकोण, उनके सोचने का जो नज़रिया है, तरीका है, उसको जब हम महत्व देंगे तो उनके बारे में समझ पाएंगे। और व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि हर बच्चे की जो विभिन्नता है, क्वालिटीज़ हैं, उनको भी हम समझ पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ए करेक्ट होगा, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ध्यान रखें, सी नहीं होगा, बार बार कहता हूँ सी नहीं होगा, ठीक है जी हाँ। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम निरयोग्यता का कारण हो सकता है। अधिगम निरयोग्यता, ये आपने शब्द कई बार पढ़ा होगा, अधिगम निरयोग्यता। अच्छा, आपने ये निरयोग्यता अगर नहीं पढ़ा होगा तो अक्षमता तो आपने पढ़ा ही होगा। अक्षमता, तो अक्षमता जिसे डिसएबिलिटी बोलते हैं, वही तो निरयोग्यता होता है। यानी कि किसी भी अधिगम करने में, किसी भी प्रकार के अधिगम करने में कोई जो समस्या आती है, वही आपकी अक्षमता या फिर निरयोग्यता कहलाती है, डिसेबिलिटी कहलाती है दोस्तों। तो ये इसका कारण क्या हो सकता है? सांस्कृतिक वैविध्य। सांस्कृतिक वैविध्य क्या हो सकता है इसका? देखिए, सांस्कृतिक वैविध्य, यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो सकती है माइंड में, तो ये शब्द को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि जो समाज है, संस्कृति है हमारी, उससे संबंध रखना, क्या ये कारण हो सकता है? तो मुझे लगता है कि ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला तो आपका बिल्कुल नहीं होगा, काट दीजिए तुरंत। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, अभिभावक द्वारा बच्चे के जन्म से पूर्व ड्रग का इस्तेमाल करना। ये एकदम से सही है, लेकिन मोस्ट सुटेबल आंसर देख लेंगे, क्योंकि अगर अभिभावक जन्म से पहले, बच्चे का जब जन्म होगा उससे पहले अगर ड्रग का इस्तेमाल करता है, ड्रग्स का इस्तेमाल करता है, तो कहीं ना कहीं उसमें अधिगम अक्षमता हो सकती है दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। शिक्षक की अभिक्षमता, भाई शिक्षक की अभिक्षमता से इसका क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है, ठीक है। समवयस्कों द्वारा प्रदर्शित उदासीनता, अगर उसके जो साथी समूह हैं, अगर वो उदासीन प्रकृति के हैं, तो उससे क्या उसमें अधिगम निरयोग्यता हो जाएगी? बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, उससे पहले दोस्तों सभी लोग यहाँ पे जितने लोगों ने लाइक कर दिया है, बहुत बहुत उनका शुक्रिया। और जिन्होंने नहीं किया है, एक बार लाइक अवश्य जरूर करें, ठीक है। लाइक एक ही बार करें, लेकिन शेयर अपने भाई बहनों के लिए शेयर करें यदि आपको अच्छा लगता है तो। जी हाँ, अब बात करेंगे इस प्रश्न की कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय छोड़ने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? जी हाँ, बताएं।
प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय छोड़ने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? सरकार का उदासीन रवैया, अच्छी पुस्तकों का अभाव, शिक्षकों का विविध विद्यार्थियों की जरूरतों एवं अधिगम संभावनाओं को ना समझ पाना, विद्यालय भवनों का आकर्षक ना होना। जी हाँ, बताएं बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जी हाँ, कमेंट करें। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं सरकार का उदासीन रवैया, बिल्कुल कहीं ना कहीं तो दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अगर सरकार का उदासीन रवैया हो, सरकार इंटरेस्ट ना ले पढ़ाई में, बच्चों की पढ़ाई में, तो उससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है कि बच्चे विद्यालय को छोड़ते हैं। एकदम से सही है, लेकिन मोस्ट सुटेबल आंसर ढूंढना है। क्या पता ये भी मोस्ट हो सकता है, लेकिन इससे मोस्ट भी मिल सकता है। अच्छी पुस्तकों का अभाव, अगर हमारे पास अच्छी पुस्तकें होंगी, नहीं होंगी, तो उससे होगा। तो ये भी एक फैक्ट है दोस्तों। शिक्षकों को जरूरतों एवं अधिगम संभावना को ना समझ पाना, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर हमारे पास अच्छी पुस्तकों का अभाव है, मान लीजिए अच्छी पुस्तकों का अभाव है, लेकिन हमारे पास जो शिक्षक हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को पढ़ा देंगे बहुत अच्छे से। सरकार का उदासीन रवैया है, लेकिन सरकार ने पहले ही शिक्षकों का बहुत अच्छे से चयन किया हुआ है, बहुत इंटेलिजेंट टीचर हैं, तो विद्यार्थी को छोड़ेगा ही नहीं। विद्यार्थी स्कूल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उससे जब पढ़ने को मिलेगा, इंटरेस्ट आएगा, तो विद्यार्थी स्कूल क्यों छोड़ेगा भाई? नहीं छोड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि नेशनलिज्म एवं गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? अर्बन ब्रूबिकेट, प्रोफेसर जर्मन, या फिर रायबन। जी हाँ, ये प्रोफेसर होगा, ठीक है, प्रोफेसर। जी हाँ, प्रोफेसर जर्मन। बताएं नेशनलिज्म एवं गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, देखिए इस प्रश्न को मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर ये प्रश्न आपको नहीं पता है ना, तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न के लिए नेशनलिज्म एवं गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ध्यान रखिए इस प्रश्न के लिए, प्रोफेसर जर्मन। प्रोफेसर जर्मन की ये पुस्तक है। ये क्वेश्चन आपका आया है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसके लिए लिया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और आपको बताना कि बालक में मूल्यों का विकास कहाँ से शुरू होता है। ये है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको बताना है कि बालक में मूल्यों का विकास कहाँ से शुरू होता है। क्या वह विद्यालय से, माता पिता से, पास पड़ोस से, या किताबों से? जी हाँ, बताएं। मूल्यों का विकास बताएं। तो यहाँ पर अगर दोस्तों बात करते हैं, परिवार होता तो परिवार लग जाता, लेकिन परिवार नहीं है, तो परिवार में माता पिता तो होते हैं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एकदम से करेक्ट हो जाएगा कि बालक में मूल्यों का विकास माता पिता से शुरू होता है। जी हाँ, माता पिता ही बच्चों को मूल्य के बारे में बताते हैं कि बेटा आपको इस तरीके से अच्छा काम करना है, ये गलत काम है इसको नहीं करना है, ये अच्छा काम है इसको करना है, बेटा तुम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। इस तरीके से मतलब समझाना बच्चों को, ये क्या है, इस तरीके से हम बच्चे में मूल्यों का विकास कर सकते हैं। जी हाँ, वैल्यू जिसे बोलते हैं, एकदम से सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। और दोस्तों आज के लिए क्वेश्चंस तो इतने ही थे, लेकिन दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए। उससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा जब भी हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है दोस्तों, या तो आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, लेकिन फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और तैयारी करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बाय बाय दोस्तों।